आज ये कुंभ है मेरे लिए, ये वो पवित्र भूमि है जिस भूमि को बाबा साहब के चरण लगे, जिस भूमि ने एक इतिहास रचा है। इस भूमि पर मेरा आना मेरे लिए यही कुंभ है और मेरे लिए यही अयोध्या है कि एक ऐसा होनहार इंसान जो हमारे लिए कोहिनूर है हमारे धर्म का, ये क्यों धर्म छोड़ रहा है? क्या कमी है हम में? और जो कमी है तो उसको हम ठीक क्यों नहीं कर सकते? ये सोचने के बजाय इस महामानव को वो कोसते रह गए और वो कोसना आज भी बरकरार है अलग अलग फॉर्मेट में। सवाल है कि लोकतंत्र है, किसको लोकतंत्र कहेंगे हम? चंद लोग मशीनों के भरोसे चुनाव जीतते हैं, धांधलियां करके चुनाव जीतते हैं, धन का उपयोग करके चुनाव जीतते हैं, धर्म को बेच के चुनाव जीतते हैं और सत्ता में आने के बाद कहते हैं कि हमको लोगों ने चुना है। सवाल है कि लोकतंत्र है, किसको लोकतंत्र कहेंगे हम? चंद लोग मशीनों के भरोसे चुनाव जीतते हैं, धांधलियां करके चुनाव जीतते हैं, धन का उपयोग करके चुनाव जीतते हैं, धर्म को बेच के चुनाव जीतते हैं और सत्ता में आने के बाद कहते हैं कि हमको लोगों ने चुना है। जिस देश में 85 करोड़ लोग या 81 करोड़ लोग, जो आंकड़ा प्रधानमंत्री बताते हैं, जिस देश की लोक संख्या का 70% रात को भूखा सोता है यदि सरकार ने अनाज नहीं दिया, 70% जनता जिस देश की सरकार के भीख पे जिंदा है, वहां का भगवान, वहां का राम कैसे पकवान खा सकता है? वो प्रसाद कैसा ग्रहण करेगा? यह सवाल है आज मेरा उन तमाम हिंदुओं को। जिस प्रदेश का मुख्यमंत्री ये कहता हो कि मैं ठाकुर हूं, मुझे गर्व है, प्रजातंत्र तो उसी दिन, लोकतंत्र तो उसी दिन मर गया। सामंतीशाही आई है, तानाशाही आई है। आज का दिन यदि सही मायने में तो हम सबको इस महामानव के चरणों में माफी मांगनी चाहिए कि उन्होंने जो परिकल्पना की थी लोकतंत्र की, उन्होंने जिस संविधान की स्थापना की थी, आज वो संविधान पैरों के नीचे लगातार उसकी धज्जियां उड़ रही है और हम लोग आज अंबेडकर जी को नमन कर रहे हैं। नमन नहीं, हमें माफी मांगनी चाहिए। बाबा साहब, मैं माफी मांगता हूं आपसे कि हम इतने नाकारा हो गए कि आपने दिया हुआ संविधान भी नहीं संभाल पाए और आपने दिया हुआ मतदान का अधिकार हमने बेच दिया और तानाशाहों को सत्ता दे दी। इस सरकार की एक आदत है, जब इनको सवाल पूछो तो दूसरी कहानी बताना शुरू करते हैं और फिर कुछ नहीं हुआ तो जवाहरलाल नेहरू और इमरजेंसी तो ही आपातकाल आपने किया। अब उसमें भी खत्म नहीं हुआ तो औरंगजेब आने लगे, बाबर आने लगे, अब तो ये समुद्र मंथन पे भी जाने लगे, ब्रह्म की उत्पत्ति भी बताने लगे, क्योंकि जिनके पास वर्तमान में कुछ बताने के लिए नहीं होता, जिसके पास भविष्य का प्लान नहीं होता, वो हमेशा अतीत के भरोसे रहता है। आपको भिखारी बना दिया 5 किलो अनाज पे, किसानों को भिखारी बना दिया 6,000 रुपए साल पे, महिलाओं को भिखारी बना दिया 1,500 रुपए पे। शिक्षा को लेके सबसे पहले यदि मैं नमन करता हूं, आज मैं पढ़ लिखा पाया हूं तो इस इंसान के वजह से, आज मैं यहां खड़ा होकर बोल रहा हूं तो इस इंसान के वजह से, और आप सुन रहे हैं तो इस इंसान के वजह से। आज महाराष्ट्र सरकार में आपको पता नहीं होगा, सारे के सारे सरकारी स्कूल आउटसोर्सिंग कर दिए हैं। जो सरकार बच्चों को पढ़ा भी नहीं सकती, ऐसे नाकारा सरकार के हम जय जयकार करते, ये हमारा दुर्भाग्य है। राम जन्मभूमि पर हिंदू ही होना चाहिए, ठीक है, आपकी इच्छा। फिर वक्फ बोर्ड पे आपको हिंदू क्यों चाहिए? और उससे भी ज्यादा बुद्ध गया में जो संघर्ष चल रहा है, वो बुद्ध की भूमि है, वहां एक कमिटी है, वहां आधे मेंबर हिंदू क्यों चाहिए? आदरणीय मंच और इस मुर्दों के देश में कुछ जिंदा श्रोता मेरे सामने बैठे हैं, मैं साष्टांग दंडवत करके उनको नमन करता हूं। आज ये कुंभ है मेरे लिए, ये वो पवित्र भूमि है जिस भूमि को बाबा साहब के चरण लगे, जिस भूमि ने एक इतिहास रचा है। इस भूमि पर मेरा आना मेरे लिए यही कुंभ है और मेरे लिए यही अयोध्या है, क्योंकि
जो लोग कुंभ और अयोध्या बेच रहे हैं, दुख है कि उनको अपना धर्म भी याद नहीं और धर्म भी समझता नहीं। इसी दीक्षा भूमि से जब बाबा साहब ने हिंदू धर्म छोड़कर बौद्ध धर्म स्वीकार कर लिया, उस समय हिंदू धर्म के ठेकेदारों को पास टाइम था, समय था ये सोचने के लिए कि एक ऐसा होनहार इंसान जो हमारे लिए कोहिनूर है हमारे धर्म का, ये क्यों धर्म छोड़ रहा है, क्या कमी है हम में, और जो कमी है तो उसको हम ठीक क्यों नहीं कर सकते। ये सोचने के बजाय इस महामानव को वो कोसते रह गए, और वो कोसना आज भी बरकरार है अलग अलग फॉर्मेट में। विषय है लोकतंत्र और आज के समय की चुनौतियां। सवाल है कि लोकतंत्र है, किसको लोकतंत्र कहेंगे हम। चंद लोग मशीनों के भरोसे चुनाव जीतते हैं, धांधलियां करके चुनाव जीतते हैं, धन का उपयोग करके चुनाव जीतते हैं, धर्म को बेच के चुनाव जीतते हैं, और सत्ता में आने के बाद कहते हैं कि हमको लोगों ने चुना है। बाबा साहेब आंबेडकर ने संविधान सभा में जब 25 तारीख को अपना भाषण दिया, उस भाषण में उन्होंने कहा कि संविधान अच्छा बुरा नहीं होता, यह संविधान विश्व का बेहतरीन डॉक्यूमेंट है, लेकिन सवाल है कि किसके हाथों में जाएगा। बंदर के हाथ में उस्तरा लग गया तो वो सबको काटेगा और खुद को भी कटवा लेगा। उन्होंने कहा कि मुझे पता है कि जिस समाज में हम रह रहे हैं वहाँ व्यक्ति पूजा होती है, और जब व्यक्ति पूजा होने लगती है तो फिर सामंत पैदा होते हैं, और जब सामंत पैदा होते हैं, तानाशाह पैदा होते हैं, तो फिर ये संविधान रद्दी के टोकरे में जाता है, और फिर उनकी मन की बात ही संविधान होता है, और फिर जिस लिए संविधान इस देश के जनता ने अपने आप को अर्पित किया वो उद्देश्य ही खत्म हो जाते हैं। मुझे आश्चर्य लगता है चौहान साहब, इस इंसान ने कितनी आगे की बात सोची थी। 75 साल भी नहीं हुए और तथाकथित अमृत काल में हम जहर काल भोग। सवाल है कि लोकतंत्र है, किसको लोकतंत्र कहेंगे हम। चंद लोग मशीनों के भरोसे चुनाव जीतते हैं, धांधलियां करके चुनाव जीतते हैं, धन का उपयोग करके चुनाव जीतते हैं, धर्म को बेच के चुनाव जीतते हैं, और सत्ता में आने के बाद कहते हैं कि हमको लोगों ने चुना है। सवाल है कि लोकतंत्र है, किसको लोकतंत्र कहेंगे हम। चंद लोग मशीनों के भरोसे चुनाव जीतते हैं, धांधलियां करके चुनाव जीतते हैं, धन का उपयोग करके चुनाव जीतते हैं, धर्म को बेच के चुनाव जीतते हैं, और सत्ता में आने के बाद कहते हैं कि हमको लोगों ने चुना है। सवाल है कि लोकतंत्र है, किसको लोकतंत्र कहेंगे हम। चंद लोग मशीनों के भरोसे चुनाव जीतते हैं, धांधलियां करके चुनाव जीतते हैं, धन का उपयोग करके चुनाव जीतते हैं, धर्म को बेच के चुनाव जीतते हैं, और सत्ता में आने के बाद कहते हैं कि हमको लोगों ने चुना है। जब राम को बेचोगे तो राम वहां होगा कहां। इनको सामंती राम चाहिए, इनको शबरी के बेर खाने वाला राम नहीं चाहिए, इनको वानरों के भरोसे जाने वाला राम नहीं चाहिए, इनको सोने के मूर्ति में ढला हुआ राम चाहिए। राम का सूर्य तिलक होगा, राम को 56 भोग दे के जाएंगे। जिस देश में 85 करोड़ लोग या 81 करोड़ लोग, जो आंकड़ा प्रधानमंत्री बताते हैं, जिस देश की लोक संख्या का 70% रात को भूखा सोता है, यदि सरकार ने अनाज नहीं दिया, 70% जनता जिस देश की सरकार के भीख पे जिंदा है, वहाँ का भगवान, वहाँ का राम कैसे पकवान खा सकता है, वो प्रसाद कैसा ग्रहण करेगा। यह सवाल है आज मेरा उन तमाम हिंदुओं को। मैं भी हिंदू हूं, लेकिन सवाल है हिंदुत्व कौन सा।
कौन सा हिंदुत्व आप जबरन थोपे जा रहे हैं हम पे? ये राम के जुलूस में तलवारें नाचती है? ये राम है? अरे राम ने तो रावण पे भी जब चढ़ाई की तो युद्ध के पहले अंगद को भेजा, जा दूत बन के जा, शांति दूत बन के जा, समझा उस अहंकारी को, युद्ध ना कर, सीता को वापस कर। उस राम के अनुयायी राम जन्म के दिन तलवारें लेके प्रदर्शन करते हैं और इस देश में तलवारों का प्रदर्शन करते हुए, नाचते हुए, गंदी गंदी गालियां देते हुए जुलूस निकलते हैं और सरकार उसको प्रोटेक्शन देती है, ऊपर से फूल बरसाती है। और मुस्लिम समाज के कुछ लोग मात्र वक्फ बिल पसंद नहीं इसलिए काली पट्टी बांध के नमाज पढ़ते हैं तो उनको नोटिस इशू होते हैं और 2 लाख रुपए का सिक्योरिटी बॉन्ड भरना पड़ता है। आप ही के उत्तर प्रदेश में हुआ है चौहान साहब। क्या यह लोकतंत्र है? एक दलित सांसद कुछ बात ऐतिहासिक तथ्य रखता है पार्लियामेंट के पटल पर और एक समाज के लोग उसके घर पे हमला बोलते हैं हजारों के तादाद में, पुलिस मूक दर्शक बनी रहती है क्योंकि वहां ठाकुरों का राज है। जिस प्रदेश का मुख्यमंत्री ये कहता हो कि मैं ठाकुर हूं, मुझे गर्व है, प्रजातंत्र तो उसी दिन, लोकतंत्र तो उसी दिन मर गया। सामंतीशाही आई है, तानाशाही आई है। पहले तो हम कहते थे कि 2014 के बाद लोकतंत्र के मुखौटे पे तानाशाह है, अब तो तानाशाह बदतमीजी से अपना शरीर दिखा रहा है और बदतमीजी से बोलता है हां मैं तानाशाह हूं, तुमको जो करना सो कर लो। और हम ये सब ढूंढ रहे हैं। आज का दिन यदि सही मायने में तो हम सबको इस महामानव के चरणों में माफी मांगनी चाहिए कि उन्होंने जो परिकल्पना की थी लोकतंत्र की, उन्होंने जिस संविधान की स्थापना की थी, आज वो संविधान पैरों के नीचे लगातार उसकी धज्जियां उड़ रही है और हम लोग आज अंबेडकर जी को नमन कर रहे हैं। नमन नहीं, हमें माफ़ी मांगनी चाहिए। बाबा साहब, मैं माफ़ी मांगता हूं आपसे कि हम इतने नाकारा हो गए कि आपने दिया हुआ संविधान भी नहीं संभाल पाए और आपने दिया हुआ मतदान का अधिकार हमने बेच दिया और तानाशाहों को सत्ता दे दी। संविधान बदलने की बात करते हैं, ये संविधान बदलेंगे? आपके मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस चुनाव के बाद बोलते हैं कि विपक्ष झूठी अफवाह फैला रहे थे। कौन अफवाह फैला रहा था झूठी? कौन है हेगड़े? क्या भाजपा ने उसको पार्टी से बाहर निकाल दिया? कौन है लल्लन सिंह? क्या उसको पार्टी ने बाहर निकाल दिया? कौन है मिर्जा, ज्योति मिर्जा? क्या पार्टी ने उसको बाहर निकाल दिया? और एक तो बहुत बड़ा नाम है और वो सज्जन विवेक दुबराय, ये प्रधानमंत्री के आर्थिक सलाहकार समिति के अध्यक्ष है, जो प्रधानमंत्री के बताते हैं कि देश की आर्थिक नीति कैसी होनी चाहिए। ये अपने देश के प्रमुख एक संस्था है, उसके अध्यक्ष है। 2017 में उनको अध्यक्ष बनाया गया, आज भी उसी जगह पे विराजमान हैं। वो 26 जनवरी के पहले एक अंग्रेजी अखबार में 8 कॉलम में एक आर्टिकल लिखते हैं और बोलते हैं कि अब संविधान में संशोधन की जगह नहीं, ये संविधान कूड़ादान हो गया है, ये ब्रिटिश कॉलोनियल का है, ये एब्सोलेट हो गया है, इसको पूर्ण रूप से फेंक के नया संविधान बनाना होगा। वी विल हैव टू रिविजिट दी ड्राइंग बोर्ड, हमें फिर से एक बार वापस जाके संविधान लिखना होगा। क्या समझता है ये इंसान इसके बाप का देश है कि चंद टुकड़ों पे पलने वाले ये लोग ये संविधान को गाली देंगे? संविधान पढ़ा भी है, संविधान के लिए सैकड़ों घंटे की चर्चा हुई, वो चर्चा का डिबेट जाके सुनिए, तब पता पड़ता है कि एक समुद्र मंथन है जिसमें से ये अमृत निकला था। ये एक दिन में रातों रात लिखा नहीं गया था, ये अथक मेहनत है कईयों की। और बाबा साहेब आंबेडकर ने कितने लोगों को झेला है, एक एक शब्द के लिए लड़े हैं, तब जाके संविधान की निर्मित हुई है। इन्हें संविधान से दुश्मनी क्यों है? जो सत्ता में है भारतीय जनता पार्टी, इसे संविधान की दुश्मनी, संविधान से क्रोध क्यों है इनको? क्योंकि संविधान आपको अधिकार देता है, संविधान आपको वो अधिकार देता है कि जो आप किसी को भी सवाल पूछ सकते हो। इन्हें सवाल पूछने वाले लोग नहीं चाहिए, इन्हें सिर्फ जय जयकार करने वाले लोग चाहिए।
दुर्भाग्य है इस कैबिनेट का। मैंने वो भी कैबिनेट देखी, मैंने बीजेपी की भी वो कैबिनेट देखी अटल जी की, कि जिस कैबिनेट में सुषमा स्वराज यदि खड़ी होके किसी बिल पे बोलती तो कैबिनेट चुपचाप सुनती और अमेंडमेंट करती। एक कैबिनेट कौवालों की टोली हो गई है, दो गाते हैं बाकी सब ताली बजाते हैं, हाँ जी हाँ हम भी देखेंगे हम भी देखेंगे। दुर्भाग्य है कव्वाल इस देश को चला रहे हैं। किस बात का? मेरा आह्वान है बीजेपी के किसी भी प्रवक्ता को, किसी भी मंत्री को, आंकड़े सरकारी होंगे, चौहान साहब आप तो पढ़ाते हैं लोगों को, आंकड़े इसी सरकार के होंगे, ये मुझे सिर्फ बता दे 2014 से 2025 तक क्या उपलब्धि है देश की। 370 क्या हुआ? 370 का क्या बोला गया था? 370 किस लिए? आतंक खत्म करने के लिए। आतंक खत्म हुआ? रोज अखबार में छपता है 3 आतंकवादी मर गए, 4 जवान शहीद हो गए। ये आईपीएल का स्कोर है क्या? नोटबंदी आएगी, आतंक खत्म हो जाएगा, ब्लैक काला पैसा आएगा। कहां से आया काला पैसा? काला पैसा व्हाइट हुआ। अजब टाइप की नोटबंदी है। मैं भी इकोनॉमिक्स का छात्र हूं। डीमोनेटाइजेशन उसको कहते हैं कि बड़े नोट रद्द करके छोटे नोटों के भरोसे चले ताकि काला पैसा बाहर आए। ये कौन सा डीमोनेटाइजेशन है भाई? छोटे बड़े नोट खत्म करो और उससे भी बड़ा नोट ले आओ। मतलब 1000 के 5 लाख रुपए देने के लिए 5 बंडल चाहिए, ये 2000 में 2 ही बंडलों में काम करवा रहे हैं। भ्रष्टाचार खत्म हो जाएगा काला पैसा आने के बाद। उसके बाद तुरंत चुनाव हुआ, चुनाव में इलेक्शन कमीशन ने पहले ही चुनाव में नोटबंदी के बाद जो आया 110 करोड़ रुपए कैश पकड़ा। कहां से आया पैसा? ये कहां गया? इस सरकार की एक आदत है, जब इनको सवाल पूछो तो दूसरी कहानी बताना शुरू करते हैं, और फिर कुछ नहीं हुआ तो जवाहरलाल नेहरू और इमरजेंसी तो ही आपातकाल आपने किया। अब उसमें भी खत्म नहीं हुआ तो औरंगजेब आने लगे, बाबर आने लगे, अब तो ये समुद्र मंथन पे भी जाने लगे, ब्रह्म की उत्पत्ति भी बताने लगे, क्योंकि इनके पास जिनके पास वर्तमान में कुछ बताने के लिए नहीं होता, जिसके पास भविष्य का प्लान नहीं होता, वो हमेशा अतीत के भरोसे रहता है। अरे अतीत तो सिखाता है आपको, अतीत पूजने का होता है, अतीत बताने का नहीं होता। आपका क्या है? आपने 2014 के बाद क्या हो करके लाया ये बताएं देश को। 2014 के बाद देश पे बढ़ा है तो 205 लाख करोड़ का कर्जा, 54 लाख से 205 लाख करोड़ का कर्जा। मोदी जी ने एक बात कही, आप में से हर एक को लखपति बना दिया, हर एक के ऊपर 1.25 लाख कर्जा है, सब आप लखपति हो गए। आपको भिखारी बना दिया 5 किलो अनाज पे, किसानों को भिखारी बना दिया 6000 रुपए साल पे, महिलाओं को भिखारी बना दिया 1500 रुपए पे। क्यों चाहिए? इस देश की महिला इतने कर्तृत्वहीन है कि तुम 1500 रुपए दोगे? क्यों चाहिए 1500 रुपए? उन्हें इस लायक बनाओ कि वो तुम्हें 1500 रुपए दे, लेकिन उस लायक बनाने के लिए तुम में कुछ औकात होनी चाहिए। सुबह से शाम तक ऑटो रिक्शा सरकार चलाते हैं, तेरे 2%, मेरे 2%, तेरे 2%, 6% हो गए, और 2% दिल्ली वाले के, ऑटो चलाने वाले के, क्योंकि सरकार तो दिल्ली से चल रही है। लोकतंत्र कहाँ है? कौन सा लोकतंत्र? शिक्षा को लेके सबसे पहले यदि मैं नमन करता हूं, आज मैं पढ़ लिखा पाया हूं तो इस इंसान के वजह से, आज मैं यहां खड़ा होकर बोल रहा हूं तो इस इंसान के वजह से, और आप सुन रहे हैं तो इस इंसान के वजह से। आज महाराष्ट्र सरकार में आपको पता नहीं होगा, सारे के सारे सरकारी स्कूल आउटसोर्सिंग कर दिए हैं। जो सरकार बच्चों को पढ़ा भी नहीं सकती, ऐसे नाकरा सरकार के हम जय जयकार करते, ये हमारा दुर्भाग्य है, ये हमारी नपुंसकता है कि जो हम इनको झेल रहे हैं। और ये सब करते हुए हम नमन करते हैं। किस मुंह से हम फूल चढ़ाते हैं? क्या हम उस लायक है कि इस महामानव के चरणों में फूल भी चढ़ाएं? मत बनाइए जयंतियां, मत चढ़ाइए फूल। आंबेडकर जी का सपना साकार करने का प्रयास भी करोगे तो बाबा साहब ऊपर से हंस के लगेगा कि नहीं, जिंदा है, अभी जिंदा कौम है इस देश में, सब मरे नहीं हैं। यहाँ स्कूलों में टीचर नहीं हैं, वहाँ अमरावती के पास जो आदिवासी क्षेत्र है वहाँ आज भी डॉक्टर नहीं हैं। आपके लखनऊ में एक दीवार गिरने के एक युवक जख्मी हो जाता है तो साइकिल पे एक छोटा बच्चा उसको वो हाथ गाड़े पे ठेलते हुए लेके जाता है। आज जिस देश में, आज इस महाराष्ट्र में, बहुत महाराष्ट्र बड़ा है ना, इस महाराष्ट्र में एम्बुलेंस से ज़्यादा एम्बुलेंस चलती है। 2 बांबू के बीच में साड़ी बांध के महिला को लिया जाता है, किलोमीटर दूर चली जाती है। ये प्रगति है आपकी? मंगलयान, महाकाल लोक,
कौन सा कॉरिडोर, इतना मंत्री, इतना टूरिस्ट आया, 5 करोड़ लोगों ने कितनी 26 करोड़ लोगों ने डुबकी लगाई, 65 करोड़ लोगों ने डुबकी लगाई। हमने कहा भाई रेलवे कहती है 5 करोड़ लोगों को लेके गए, अब 65 में से 5 तो 60 करोड़ लोग रोड से आए होंगे। अब 1 महीने में 60 करोड़ लोग लगातार गाड़ियों से भी आओगे तो वो गाड़ियां बांग्लादेश क्रॉस करके जापान तक जाएगी। कौन सा गणित इस बाबा के पास है? 65 करोड़ लोग। डिपार्टमेंट कहता है पानी गंदा है, ये कहते हैं पानी अच्छा है। तो जरा योगी आदित्यनाथ रोज वही पानी से नहाए और वही पानी पिए। आपको काहे बिस्लेरी लगती है भैया? पियो गंगा का पानी। जो गंगा में डुबकी नहीं लगाएगा वो धर्मद्रोही है, ये बाबा बोलता है। वो जो पर्ची निकालता है, ये कुपड़ों की जमात है, गोबर भरा हुआ है दिमाग में। हमने नहीं डुबकी लगाई तो हम धर्मद्रोही हो गए। अरे धर्म की व्याख्या तू ही कर, चल तू ही बता धर्म क्या है। और सबसे दुख वाली बात है कि जो गरीब आस्था के नाम पे वहां गए, इनके भुलावे में गए, इनके विज्ञापन में गए, भारी तादाद में मौतें हुई है। और जब मरे तो ये कहते कि अरे गंगा किनारे मरे, मोक्ष मिल गया। अरे भाई, ये जो जितने भी मोक्ष बोलने वाले साधु संत है, पिठेश्वर है, अरे इनकी मेरी रिक्वेस्ट है, तुम भी मोक्ष के लिए तड़प रहे हो, हमको बोलो, हम हमारे पैरों के नीचे मोक्ष देते हैं। बताओ कौन सा गंगा का किनारा चाहिए? शर्म नहीं आती। बच्चे मर गए, मरने के बाद 8 घंटे तक इस मुख्यमंत्री को मालूम नहीं लोग मर गए। लोग लाशें ढो रहे थे और एक गुलाब पुष्प फेंक रहे थे हेलीकॉप्टर से। प्रधानमंत्री ने ट्वीट करके बोला मरने वालों के साथ मेरी संवेदना। तब इन्होंने कहा कि हाँ कुछ लोग मरे हैं, 30 लोग मरे हैं। और 30 का लिस्ट अभी तक नहीं आई। 25 लाख रुपए मुआवजा बोला, एक को नहीं मिला। और 15,000 से ज्यादा लोग मिसिंग है, रिकॉर्ड में हैं। आज कुंभ होके 1 महीना हो गया, कोई किसी का पता नहीं। बोलते गंगा में बह गए होंगे। वहां के कुछ अधिकारियों ने जो मुझे बताया कि लाशें कैसे डिस्पोज हो गई, रोंगटे खड़े हो जाते हैं। ये धर्म के नाम पे बेचते हुए लोग जब देखता हूं मैं, भगवा पहन के, रावण ने भी भगवा पहन के सीता का हरण किया था, और ये भगवा पहन के लोकतंत्र का हरण कर रहे हैं। ऐसे रावण को जगह दिखाने की जरूरत है। आज हम इसलिए नहीं आए कि हम वंदन करने आए हैं, आज इसलिए आए कि हम, जैसा चौहान साहब ने बोला, हम बहुत छोटे रोल में हैं। हम जग जागरण करने का प्रयास करते हैं। हम इस जनता को, आपको, आपकी ताकत दिखाने का प्रयास करते हैं। आप अपनी ताकत को समझिए। 30 सेकंड मिलते हैं बटन दबाने के लिए। हम मेरे माया गावचा है तो आपने समानतला हुए तस ऐसा कर करके हम इनको चुनाव जीतते देते रहे। और ये लगातार 5 साल के लिए कुंडली, नाग जैसी कुंडली बना के इस प्रजातंत्र और लोकतंत्र को लगातार डसते हैं। और हम देख रहे हैं 350 करोड़ का खर्चा हमारे यहाँ 3,200 करोड़ में हो गया। 70,000 करोड़ का गबन करने वाला उप मुख्यमंत्री बन गया। जो जेल में था वो मंत्री बन गया। वो कभी कि मुझे उसका इंदौरी का शेर आ जाता है कि एक हादसा बाजार में हो गया, जो नहीं हुआ वो अखबार में छप गया। कद्र करो चोर उचक्के बदमाशों की, कि पता नहीं कौन कब की सरकार में आ जाएगा। ये हाल है इस देश के। इसलिए मैं कहता हूं, जब लोग कहते कि लोकतंत्र, तो मैं हंसता हूं। कहाँ है लोकतंत्र? बोलने पे पाबंदी है। लोकतंत्र पे अभी हाल ही में मैं कुछ आर्टिकल पढ़ रहा था, तो मनु शर्मा एक बहुत बड़े साहित्यिक हो गए हैं। आपातकाल के ज़माने उन्होंने कुछ पंक्तियाँ लिखी थी और फिर उनको अंडरग्राउंड होना पड़ा था। जब वो पंक्तियाँ मेरे पास आई तो पंक्तियाँ पढ़ने के बाद मुझे लगा कि वर्तमान में तो वही है। हम लोकतंत्र बोलते ना, कहाँ है? उन्होंने यही कहा, शोर मत मचाइए, चुपचाप बगल से गुजर जाइए। यह मत देखिए कि यह यहाँ क्या हो रहा है। शोर मत मचाइए, चुपचाप बगल से गुजर जाइए। ये हम मत देखिए कि यहाँ क्या हो रहा है। ये अस्पताल का इमरजेंसी वार्ड है, यहाँ प्रजातंत्र सो रहा है। आज भी प्रजातंत्र सो रहा है। संविधान
किस बात का संविधान? जब आदरणीय प्रधानमंत्री ने दूसरी बार आके सेंट्रल हॉल में संविधान के सामने पहली बार आए तो पार्लियामेंट को उन्होंने साष्टांग दंडवत कर दिया था, वो ये बताने के लिए कि ये बिल्डिंग अब कुछ दिनों की है। बाद में समझ में आया, जब उन्होंने संविधान को नतमस्तक किया तो उसके मायने ये थे कि बहुत रह लिए बाहर, अब अंदर चले जाओ, अब देश में चलाऊंगा। संविधान है कहाँ? कौन सा संविधान? राम जन्मभूमि का ट्रस्ट बनता है, ध्यान से सुनिएगा। उस ट्रस्ट के रूल में यह लिखा है कि वहां का कलेक्टर पदेन मेंबर होगा, एक्स ऑफिसियो। यदि वो हिंदू धर्म से नहीं होगा तो उसके नीचे वाला अधिकारी मेंबर होगा। यदि नीचे वाला भी हिंदू नहीं होगा तो उसके नीचे वाला हिंदू होगा। राम जन्मभूमि पर हिंदू ही होना चाहिए, ठीक है, आपकी इच्छा। फिर वक्फ बोर्ड पे आपको हिंदू क्यों चाहिए? और उससे भी ज़्यादा बुद्ध गया में जो संघर्ष चल रहा है वो बुद्ध की भूमि है, वहाँ एक कमिटी है, वहाँ आधे मेंबर हिंदू क्यों चाहिए? किस लिए चाहिए? वहाँ आंदोलन चल रहा है, इनके कान पे जू नहीं रेंगती। एक दलित नेता, विरोधी पक्ष नेता है मध्य प्रदेश में, वो एक मंदिर में जाता है तो बीजेपी के नेता उस मंदिर को गंगा जल से धोते हैं, बोले पवित्र हो गया। मैं तो आह्वान करता हूं कि जो भी नेता आता है यहाँ पे दीक्षा भूमि पर श्रद्धांजलि देने, उसके बाद फिर से एक बार धोना चाहिए इसको, क्योंकि ये अंबेडकर जी को बेचते हैं, ये हमारे बाप को बेचते हैं। अधिकार इनको किसने दिया? अंबेडकर चाहिए तो समग्र ले लीजिए, टुकड़ों में अंबेडकर नहीं मिलता। अंबेडकर जी चाहिए तो वो अंबेडकर भी ले लीजिए जो बोलता है मैं ब्रह्मा विष्णु महेश को नहीं मानूंगा, मैं किसी भगवान के अवतार को नहीं मानूंगा। और वो अंबेडकर चाहिए कि आपको ये पूछो पहले, ये कोई बकरा नहीं है कि दो नली और गुर्दा दे दे, ये बाप है हम पूरे देश का। टुकड़ों में नहीं बटेगा, समग्र चाहिए, लेकिन इसको साथ में रखने की औकात भी चाहिए। अंबेडकर नाम को संभलने की ताकत चाहिए। ये लोग ये व्यापारी हैं, इसलिए ये बेचने का प्रयास करते हैं और कुछ लोग खरीद लेते हैं, ये दुर्भाग्य है। ये अपने भगवानों को नहीं छोड़ते तो ये अंबेडकर जी को कहां से छोड़ेंगे? इसीलिए मैं कहता हूं कि क्या अधिकार है आपको? क्यों आए आप? किस बात से श्रद्धांजलि देने आए अंबेडकर जी को? इसलिए कि अंबेडकर जी को मानने वाला बहुत बड़ा वर्ग है इस देश में, इसलिए कि चुनाव में उनका मत चाहिए आपको। कोई भी नेता भाषण में शुरू करता है फुले शाहू आंबेडकरांची भूमी आणि महाराष्ट्रात शेवटच्या माणसापर्यंत। अरे काय बोलतो रे बाबा, ये क्यों बोल रहा है तू? क्यों ले रहा है इन महापुरुषों के नाम? शाहू समझता है? तुम्हें आंबेडकर समझ में आए? कभी ज्योतिबा फुले समझ में आए? इस देश में एक सिस्टमैटिक षड्यंत्र चल रहा है, हमें उससे सावध होने की बात है। आंबेडकर जी को दलितों के नाम थोप के आंबेडकर जी की महानता कम करने का एक षड्यंत्र है। आंबेडकर जी दलितों के नहीं, वो मानवता के पुजारी थे, हम सब के बाप थे, चाहे तुम आंबेडकरवादी हो या ना हो। उसने आपको जो ताकत दी है वो विश्व में किसी के पास नहीं। एक बार ओबामा आए थे अमेरिका से, मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री थे, तो ओबामा जी ने उनको एक किताब दी। अब भाई मनमोहन सिंह और ओबामा होंगे तो किताब ही देंगे ना, दोनों पढ़े लिखे हैं। अब अमेरिका से कोई आएगा तो वो अनपढ़ है और यहाँ कुपढ़ है, तो ये किताब तो दी नहीं जाती, शॉल वॉल दी जाती है। तो ये दोनों जब किताब दी तो उन्होंने अपने पेन से कुछ लिखा और किताब दी। सीताराम येचुरी खड़े थे, सीताराम येचुरी ने कहा, वो किताब ली मनमोहन जी के हाथ से, उसमें लिखा था फ्रॉम द ओल्डेस्ट डेमोक्रेसी टू द बिगेस्ट डेमोक्रेसी। सीताराम येचुरी ने कहा, एक्सक्यूज मी मिस्टर प्राइम मिनिस्टर प्रेसिडेंट, I think you are wrong. It is not only the largest democracy, it is also the oldest democracy. तो बोला हाउ कम, या ऐसा कैसा? बोला हमारे देश में महिलाओं को जब अधिकार मिला मतदान का, उससे 12 साल बाद अमेरिका ने दिया। तो ओल्डेस्ट डेमोक्रेसी हम हैं। डोंट डिफाइन डेमोक्रेसी अकॉर्डिंग टू यू व्हाट यू थिंक सो।
और उन्होंने कहा कि यस आई करेक्ट माई सेल्फ। ये क्यों हुआ? हम सबसे पुरानी लोकतंत्र क्यों बने? हम सबसे बड़ा लोकतंत्र क्यों बने? लेकिन जो डर था बाबा साहब को, उस डर को हम साकार होने दे रहे हैं। हमारा दायित्व था कि बाबा साहब ने जो डर उनके मन में था, हमको सामने आके कहना था कि बाबा साहब आपने हमारे लिए इतना किया, हम क्या आपके लिए इतना नहीं कर सकते कि जो आपको डर है वो हम होने नहीं देंगे। लेकिन दुर्भाग्य है अब वही हो रहा है। यहाँ पे सब कुछ मोदी है। मुझे मतलब जैसा कि मैंने कहा कि इनको सिर्फ दलितों का नेता बोल के लोग महिमा मंडित करते हैं, इनका बाबा साहब का बेसिकली आप खच्चीकरण कर रहे हैं। विश्व में ऐसा इकोनॉमिस्ट नहीं पैदा हुआ जो बाबा साहब के बराबरी आज भी कर ले। जितने इकोनॉमी में जितने लोग नोबेल पारितोषिक लेते हैं, वो सबके कलेक्शन में बाबा साहब की किताबें और उसको पढ़ते हैं। बाबा साहब जैसा इकोनॉमिस्ट इस विश्व में आज भी नहीं पैदा हुआ, लेकिन वो किसी को नहीं बताया जाता है। अभी सातारा के महाराज आए थे, मैं 11 तारीख को ज्योतिबा फुले जयंती थी तो पूना में ऐसा ही भाषण था। वो आए और उन्होंने कहा कि ज्योतिबा फुले सब ठीक है, उन्होंने छत्रपति शिवाजी महाराज का ही अनुकरण किया और स्कूल पहला जो महिला का स्कूल है वो हमारे परिवार ने शुरू किया था, इन्होंने नहीं शुरू किया था। ये किस बात की बात है? आपको ज्योतिबा फुले का अब खच्चीकरण करना है। तब मैंने भाषण में कहा, मैंने उदयराजे को मैं एक बात पूछता हूं, माना कि छत्रपति शिवाजी महाराज को ही पूरा कॉपी किया फुले ने, छत्रपति शिवाजी महाराज के विचार ही फुले सामने लेके आए। अरे आप तो उनका खून थे, आप इतने दिन कहां गायब थे? क्यों महात्मा ज्योतिबा फुले को यह काम करना पड़ा जो तुमको करना था? अरे छत्रपति शिवाजी महाराज के वंशजों, अरे उनका नाम तो आगे करते, उनके दिए हुए काम तो आगे करते, उनकी विचारधारा को तो आगे करते। आप तो उस पार्टी के सांसद हैं जो पार्टी गाली देती है किसानों को। 700 मर गए तो मेरे लिए मर गए क्या प्रधानमंत्री कहते हैं? और छत्रपति शिवाजी महाराज के पत्र है अपने सूबेदारों को, जब अकाल पड़ा तो किसानों के लिए क्या क्या करना चाहिए। और इतना ही आपको छत्रपति शिवाजी महाराज के प्रति प्रेम था तो फिर आप क्या कर रहे थे? छत्रपति शिवाजी महाराज की समाधि कहाँ थी आपको पता नहीं था? महात्मा ज्योतिबा फुले को जाके समाधि का रिस्टोरेशन करना पड़ा, समाधि को दुनिया के सामने लाना पड़ा, समाधि के वहां पूरी साफ सफाई करके एक नया रूप देना पड़ा। तो आप लोग कहां थे? कहां थे आपके पूर्वज? थू है ऐसे महाराजाओं पे। छत्रपति शिवाजी महाराज रोते होंगे ऊपर जब उनको पता होगा कि इतने कुपूत पैदा हुए उनके उसी वंशज में, जो आज उस पार्टी की पालकियां उठा रहे हैं, जो पार्टी छत्रपति शिवाजी महाराज के विचारों को रोज रोनते हैं, रोज उसका खच्चीकरण करते हैं। ये छत्रपति शिवाजी महाराज का नहीं, ये ज्योतिबा फुले को नीचे दिखाने का प्रयास था, क्योंकि इनका दुर्भाग्य, इनके पास कोई महापुरुष है ही नहीं। अब इनको उधार का सिंदूर चाहिए, और उधार के सिंदूर के लिए पटेल साहब, हमारे पटेल साहब ने संघ पे बयान लगाया था, वो पटेल साहब इनके प्रिय हो गए। महात्मा गांधी हमारे, महात्मा गांधी की हत्या किसने की सारी दुनिया जानती है। फिर अब महात्मा गांधी हमारे, भगत सिंह हमारे, भगत सिंह घोर लेफ्टिस्ट थे, उनका कोई लेना देना नहीं था। आज भगत सिंह जिंदा होते तो इन्हीं पे बम फेंकते, फिर से एक बार पार्लियामेंट में बम फेंकते। लेकिन भगत सिंह अब इनके हो गए, ज्योतिबा फुले इनके हो गए, शाहू महाराज इनके हो गए, जो बड़े लोग हैं इनके हो गए, क्योंकि इनके पास अपना कुछ नहीं है। ये वो नागोबा है जो चींटियों के बिल में जाके बैठते हैं, आप बनाओ मैं आके बैठूंगा। इनसे हमको सावध रहना है। इनकी ना अपनी विरासत है, ना इनकी अपनी सरकारें हैं। या तो चुनाव में सरकार जीतते हैं, नहीं तो फिर खरीद के, डरा के, धमका के सरकार बना लेते हैं और बोलता है कि हमारे इतने राज्यों में सरकारें हैं। अरे बाबा, मैंने कहा कि एक बार मेरे पास सीबीआई, इनकम टैक्स और ईडी सिर्फ 1 महीने के लिए दे दो, मेरे घर के आंगन में पूरी कैबिनेट लग जाएगी, सब लोग हाथ बन के खड़े होंगे ऐसे। वानखड़ी जी, आप ही बताओ क्या करना है? सबके रेले हैं, फाइलें निकालने में टाइम नहीं लगता। लेकिन ये हमारा दुर्भाग्य है कि हमारे नेता भी भ्रष्ट है दोनों तरफ से। इस नेता को भ्रष्टाचार के चलते सब चुप हो जाते हैं। कांग्रेस के ये हाल थे कि कांग्रेस को अध्यक्ष चाहिए था यहाँ पे महाराष्ट्र में,
जिसको बोले वो बोले मैं अध्यक्ष नहीं बनता, मेरे कॉलेजेस है। बोले नहीं मैं अध्यक्ष नहीं बनता, मेरी 2 शुगर मिल है। नहीं मैं अध्यक्ष नहीं बनता, मेरी 4 इंडस्ट्री है। और फिर उसमें क्या हुआ? बोले नहीं फिर वो ईडी और इनकम टैक्स की तकलीफ शुरू हो जाती है। मैं पार्टी के लिए काम करूंगा, ऐसा तो हमारे यहाँ विपक्ष हो गया है। तो फिर भी मैं कहता हूं, मैं इस देश की जनता को सैल्यूट करता हूं एक बात के लिए। यहाँ का जो हमारा मतदाता है, मेरे देश की जनता है, गरीब है, भूखी है, अधनंगी है, बेरोजगारी से त्रस्त है, खेती से त्रस्त है, महंगाई से त्रस्त है, जात पात बिरादरी से त्रस्त है, सवर्णों के प्रकोप से त्रस्त है, पुलिस और सरकारी तंत्र से त्रस्त है, लेकिन मूर्ख नहीं है। जब उन्हें लगा कि संविधान पे आप बनी है तो इनको 180 पे ले आए। वो मेरा गणित कच्चा नहीं है, ये 180 पे ही आए हैं। एडीआर की रिपोर्ट है, एडीआर की रिपोर्ट कहती है कि 100 सीटों पे मशीनों का खेल हुआ, उसमें से 60 इनको मिली। मशीनों की 60 और 180 मिलके 240 है। बैसाखियों पे इसको ला दिया है। लेकिन दुर्भाग्य यह है कि जो बैसाखियां उन्होंने ली, नीतीश कुमार, मसीहा दलितों के, एक तो प्रॉब्लम है दलितों के मसीहा बन के सब दलितों को बेचते हैं। दुर्भाग्य है कि हमारा नेतृत्व इतना करप्ट हो जाता है। कितनी बार हम लोग उनको आगे बढ़ाएंगे कि चलो हमारा भला करेंगे, ये जाते हैं और अपना भला करके वापस आ जाते हैं। एक मुझे बताओ दलित नेता जिसने दलितों के लिए कुछ किया हो। अंबेडकर जी के बाद काशीराम जी यदि छोड़ दिए तो मुझे दूसरा उदाहरण नहीं दिखाई देता। सबके बच्चे फॉरेन में पढ़ते हैं, सबके अपने बड़े बड़े हैं, और मतदाता वहीं रहता है। 5 साल बाद फिर जाता है नए लॉलीपॉप के साथ, और वो लॉलीपॉप लेके घूमता है चुनाव तक। चुनाव का फट्टा हो गया, 21 रुपये आने वाले थे, बहनें रोज पूछती है 21 रुपये कब आएंगे, वो नहीं आएंगे। किसानों को कर्ज माफी थी, कब आएगी, कब नहीं। जो लोग चुनाव में किए हुए वादों को चुनावी जुमले बोलते हैं, वो इस लोकतंत्र का यदि हिस्सा है तो फिर लोकतंत्र कहाँ है? सवाल है, फिर लोकतंत्र कहाँ है? लोकतंत्र है ही नहीं। और आज हमें प्रण लेना होगा, इस लोकतंत्र को बचाना है। भ्रष्टाचार की लड़ाई मत लड़िए, व्याभिचार की लड़ाई मत लड़िए, बस लड़ना है तो लोकतंत्र की लड़ाई लड़िए। संविधान को बचा के रखिए। मात्र संविधान का मैं प्यार करता हूं, ऐसा फोटो खींचने से संविधान नहीं बचता, या घर घर संविधान बांटने से संविधान नहीं बचता। मैं कहता हूं कि पहले संविधान, इन तमाम सांसदों ने और विधायकों ने संविधान पढ़ना चाहिए। संविधान पढ़ के एक एहसान लेना चाहिए अपने ऊपर कि ये संविधान हमारे पे एक बोझ है, इसका कुछ देना है, कर्ज है हमारा। तब पार्लियामेंट में अंतरात्मा की आवाज़ जगेगी और तब फैसले होंगे। नहीं तो एक साइडेड फैसले होते रहेंगे, ऐसा ही लोकतंत्र धज्जियाँ उड़ती रहेगी। 370 आज होता, 370 के हिसाब से यदि इनको सांसद मिलते तो ना आज ये आयोजन होता, ना चौहान साहब आप आते, ना मैं आते। हम किसी, आप यूपी के और मैं कहीं दिल्ली के तिहाड़ जेल में पड़ा होता, हमारा परिवार भागा होता और देश चुपचाप रहता। क्योंकि ये समय ऐसा भयानक समय आया है। कोई कहता है कि सारे चैनलों पे कब्जे हो गए, अब यूट्यूब और सोशल मीडिया है। नया बिल लाया कि अब सोशल मीडिया पे भी कंट्रोल होगा। तो किसी ने मुझे कहा कि अब क्या होगा, अब क्या करोगे? हमने बोला कुछ नहीं करेंगे, संवादहीनता होने नहीं देंगे। बाबा ने एक हमको ऐसा अधिकार दिया है, राइट टू एक्सप्रेस, बोलने का अधिकार, उस अधिकार का पूरा उपयोग करेंगे। मैंने बोला बस स्टैंड पे जाऊंगा, जैसे ही बस भर गई, बस के अंदर चढ़ूंगा, कंडक्टर को बोलूँगा भैया 2 मिनट दे दे मुझे। मैं अशोक वानखड़े हूँ, बोलेंगे बोलिए बोलिए, बैठ जा माता जी पीछे बैठ जा, भैया 2 मिनट बच्चे को संभाल जरा। हाँ, मैं अशोक वानखड़े। कल संसद में एक बिल पेश हो गया। ये बिल हमारे लिए कितना नाकारा है, 3 पॉइंट में समझा देता हूँ, समझ जाओ तो थोड़ा दिमाग में ले जाना। 3-4 मिनट में बोलना, धन्यवाद, उतर के दूसरे बस में चढ़ना। मैंने बोला 10 में 50 बसें करूँगा तो कम से कम 2000 लोगों के तक तो संदेश जाएगा। संवादहीनता तो इनका बाप भी नहीं रोक सकता, क्योंकि संवाद का अधिकार हमारे बाप ने दिया है। ये लेने वाले कौन हैं?
और ये बोलते रहेंगे। और जब हमारे पीछे कुछ है नहीं तो डर किस बात का? लोग कहते हैं अरे आपको डर नहीं लगता? मतलब किससे? अरे मैंने बोला जिसका जो दुनिया को डराता है उससे बड़ा डरपोक कोई नहीं होता। मैं एक किस्सा सुनाता हूँ हमेशा उनको कि हमारे पत्रकारिता में होने की वजह से कई टाइप के लोगों को जान पहचान होती है। मैं मुंबई में एक शादी में गया तो एक भाई एक एरिया का मुझे मिल गया। बोला अरे भाई साहब आप बहुत दिनों के बाद मिले, दिल्ली से कब आए? चलिए मेरे साथ खाना खाने चलिए, यहाँ ठीक नहीं है, वेजिटेरियन खाना है। पर ठीक है। तो उसने मुलुंड के किसी होटल को फ़ोन किया कि हम आ रहे हैं। अब 4-5 गाड़ियाँ निकली, मैं बीच में बैठा हुआ। वहाँ बैठे भाई बैठे, साथ में 2 उनके असिस्टेंट बैठे, बाकी लोग सब बाहर होटल के इधर उधर देख रहे हैं। शांति बैठी। अब मैं पत्रकार भाइयों से क्या बात करूँगा कि आजकल रेट क्या चल रहा है घर खरीदी करवाने के, मर्डर के रेट क्या चल रहे हैं, तो बात करूँगा नहीं। तो आप अच्छा दिल्ली में अच्छा कर रहे हैं, आपका नाम बहुत है भाई, बहुत लोग सुनते हैं आपको। मैंने हाँ 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 हाँ। मैंने लगा खाना खाओ और निकलूँ। शांति। फिर बोलने में वो भी थक गया, सवाल क्या बोले मैं भी क्या बोलूँ, सब चुपचाप हो गया था। रात को 1:30-2 बज गए थे। मेरे हाथ से चम्मच नीचे गिर गया। चम्मच नीचे गिर गया। उस स्मशान शांतता में चम्मच का आवाज़ टन करके सा आया। जैसे ही आवाज़ आया वो भाई इतने जोर से उठा वो चेयर पीछे फेंका गई। मुझे समझ में नहीं आया क्या हो गया। वो बाकी सब लोग इधर उधर देखने लगे, क्या हुआ क्या हुआ, कौन आया कौन आया? मैंने क्या हुआ? चम्मच गिर गया नीचे। अरे यार चम्मच गिराते हो यार तुम। बोला कैसा? मुझे लगा कि अटैक हो गया। जिसके नाम से लोग डरते हैं वो चम्मच से डरता है। तो आप इन लोगों से मत डरिए, ईडी सीबीआई इनकम टैक्स से मत डरिए ना, इनसे बड़े डरपोक लोग नहीं है कोई। अपने अंतरात्मा की आवाज़ पे काम करिए। अपने आप को इस महामानव के प्रति कुछ देना है, कर्जा समझ के दे दीजिए, क्योंकि हमने तो अपनी ज़िंदगी जी ली। जो बच्चे हैं जिनकी ज़िंदगी आने वाली है, ऐसा ना हो कि 10 साल बाद हो सकता है हम में से कई लोग नहीं रहेंगे। कोई शाश्वत नहीं है। एक ही सिर्फ है कि जो डायरेक्ट पैदा हुआ ऊपर से, नरेंद्र मोदी जी, वो कहते हैं कि मैं डायरेक्ट ही ऊपर आया। अविनाशी कहते हैं अपने आप को, शिव के अवतार है, तो उनका कुछ नहीं हो रहा। हमारा तो सबको जाना है भैया, हम तो मृत्यु जन्म के फेरे में हैं। तो जब हम जाएं तो हमारे बच्चों ने और पोतों ने कम से कम ये बोलना चाहिए कि हमारे दादा ने कुछ तो प्रयास किया। नहीं तो देश पे 2000 करोड़ का कर्जा होगा, महंगाई इतनी होगी कि खाने को रोटी नहीं मिलेगी, और हमारे फ़ोटो लगे होंगे तो सुबह उठ के पोता फ़ोटो को जूता फेंक के मारेगा, बोलेगा ये कमीने थे, ये देखो इन्होंने देश की हालत कर दी, हम भोग रहे हैं। क्योंकि नरेंद्र मोदी जी ने 2023-24 में जो कर्जा लिया वो 50 साल का बॉन्ड है। 2074 में जो सरकार होगी वो पैसा भरेगा। आज समझ जाइए आप, 2074 में जिनके पोते होंगे वो क्या करेंगे। तो हमें ये देखना है कि हमें क्या चाहिए, हमारी प्रायोरिटी हम तय करें। हमारी प्रायोरिटी इनको तय करने का अधिकार ना दे, क्योंकि जब इनके हाथ में अधिकार जाता है तो इनकी प्रायोरिटी अडानी अंबानी होते हैं, हम नहीं होते। इनकी जब प्रायोरिटी होती है तो अमेरिकन सरकार होती है, भारत सरकार नहीं। अमेरिका के सामने नतमस्तक होकर आते हैं और यहाँ आके हम पे गुर्राते हैं, शर्म आती है। गली के वो कुत्तों जैसी स्थिति हो गई है कि कार चलती सी भूखता है और कार रोकने के बाद भागता है। तो कृपा करके समय समझिए, बहुत संक्रमण का काल है, ग्रहण लग चुका है लोकतंत्र को। इस ग्रहण को दूर करना होगा। हमें जात पात से ऊपर उठना होगा। अरे सारी जिंदगी जिस आदमी ने लड़ी वही अब आ रहा है। आज जब हमारे नेता बोलते कि मैं तेली समाज का हूँ, शर्म आती है। जब नेताओं को अपनी जात बतानी पड़ती है तो इसका मतलब बताओ क्या स्थिति हो गई होगी। क्योंकि अब एक एक वोट के लिए मारामारी है। आप कुछ करोगे नहीं तो पाओगे कहाँ से? जब बबूल के पेड़ लगाओगे तो आम कहाँ से खाओगे? ये सारी चीज़ें आपको देखनी है। आज इस भूमि पे आया हूँ, अपने जीवन का सबसे सफलतम जगह मानता हूँ। आज मैंने गंगा स्नान कर लिया, आज मेरा कुंभ हो गया। आज बाबा साहब के उस भूमि पर आज मुझे इस विदर्भ के छोटे गांव से आए हुए लड़के को बोलने का अधिकार मिला। ये मेरे पूर्वजों ने भी कभी सोचा नहीं था। आप लोगों ने सुना, आयोजकों ने मुझे बुलाया, इसके लिए धन्यवाद। यदि मेरी बात किसी को कड़वी लगी होगी तो मैं गाली खाने के लिए मैं खड़ा हूँ, और यदि अच्छी लगी होगी तो आयोजकों को धन्यवाद कीजिएगा। और यदि थोड़ा बहुत जोश आप में बचा होगा तो मेरे साथ
3 बार नारे लगाएगा, जय भीम, जय भीम, जय भीम। धन्यवाद। संविधान बच जाएगा।